अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे दिल का शोर नॉवल की एपिसोड नंबर 108, जो कि सुमैया ज़ैनब की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो बगैर देरी किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। ज़िंदगी इसी का नाम है फरहान, कभी खुशी तो कभी गम, कभी पाना तो कभी खोना, मगर एक ही पल के हसार में तमाम उम्र गुजार डालने की तमन्ना रखना नीरी बेवकूफ़ी है। हकीकत यही है कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी ठहर नहीं जाती, अपनी सांसें आप जीना पड़ती हैं। प्रीति इसे समझा रही थी, और यह फ़कत आज से नहीं बल्कि पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। जब से अरीश की मौत की खबर मिली थी, तब से वो ना सिर्फ एहसन वाले बाकायदगी से जाती रही थी, बल्कि फरहान को भी ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। ये सब बातें कहने सुनने में बहुत आसान लगती हैं प्रीते, मगर कभी मेरी जगह आकर देखो मैं किस तकलीफ़ में हूँ। अमारा की हालत मेरी बर्दाश्त से बाहर है, और मामा हानि अबू के बाद मैंने सोचा था कि इन्हें कभी कोई दुख नहीं पहुँचने दूंगा, मगर वो दोनों इतनी ही तकलीफ़ में हैं जितनी अबू की वफ़ात के वक्त थी, और मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा इनके लिए। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। कितने ही दिनों से वो बेख्वाबी का शिकार था, और कुछ गम की शिद्दत दिलो जहन पर असरअंदाज हो रही थी। देखो, ये कमी तो अब ज़िंदगी के साथ साथ रहेगी, और वक्त इन कमियों के साथ जीना सिखा देता है। तुम बस मामा को खुश रखने की कोशिश करो, इन्हें अपनी तरफ से तकलीफ ना होने दो। इनके कहे को अपना ईमान बनाओ। इन हालात में अजमीर खान और परिसे इसके सही मानों में गम ख्वार साबित हुए थे। हूँ। फरहान ने इस बात में सर हिलाते हुए गहरी सांस खींची थी, फिर इसे घूरते हुए बोला, और तुमने खुद खुशी वाली हरकत की है, बुज़दिलाना हरकत, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इसे बहुत दिनों बाद मौका मिला था। प्रीते खफीफ सी होकर हंस दी। वो तो बस खानजादे को मुतासिर करने के लिए। बकवास ना करो, फरहान बेहद नागवारी से इसे टोक गया। और भी हजार तरीके थे उसे मुतासिर करने के लिए, मगर ये सबसे मौसर था। वो रिटाई से बोली तो फरहान ने मुतासवाना अंदाज में कहा, मुझे तो लेक्चर दे रही हो माँ की फरमाबरदारी का, और खुद तुमने इस कदर इंतहाई इक़दाम के वक्त पल भर को अपने डैडी के मुतालिक नहीं सोचा। अब सोचती हूँ तो शर्म आती है खुद पर। वह एतराफ़ करने वाले अंदाज में गोया हुई। मुझे इतनी हद तक जाना नहीं चाहिए था, वो भी इस सूरत में कि वह उल्लू का पट्टा मजाक कर रहा था। मजाक? कौन? फरहान हैरान हुआ था। प्रीति मुस्कुरा दी। वही तुम्हारा जिगरी यार कह रहा था, इसने शादी कर ली है, मुझसे जान छुड़वा रहा था। कितने आराम से कह दिया कि कोई किसके लिए नहीं मरता। मैंने प्रूफ कर दिया तो खुद ही तीर की तरह सीधा हो गया। इसने तुमसे कहा है ये सब मजाक था? फरहान की आंखों से तहीर छलक रहा था। हूँ, प्रीति ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया तो फरहान संजीदगी से बोला, तुम्हें और कोई क्यों नजर नहीं आता प्रीजे? कहीं तुम अपनी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? वह शरारत से बोली तो फरहान ने इसे खफीफ सा घुरा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें जिमल के अलावा और कोई क्यों नजर नहीं आता? हता के मैं भी, वो संभलते हुए जो आप ही वार पर उतर आई तो फरहान खामोशी से इसे देखने लगा। तुम्हारा तो फिर चंद दिनों का प्यार था, मैंने तो सालों अजमीर खान को सोचा है। वो इत्मीनान भरे जज़ब से बोली थी। लेकिन अगर वो तुमसे पीछा छुड़ा रहा था, तो तुम्हें इसकी खातिर खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी? फरहान को फिर से गुस्सा आया था। मैंने कहा ना, वो मजाक कर रहा था। तुम ही बताओ, इसने शादी की होती तो तुम्हें सबसे पहले ना बताता वो? ब्रीजे ने मसालहाना अंदाज में कहते हुए इसे दरमियान में घसीटा तो वो पल भर को चुप रह गया। अब उसे क्या बताता कि वो खुद अपने बुने हुए जाल में जकड़ने जा रही है। वो समझ सकता था कि किस मजबूरी ने अजमीर को अपने बयान से फिरने पर मजबूर किया था, इसलिए फिलवक्त खामोशी ही में आफियत थी। मगर मौका पाते ही इसने अजमीर से बात ज़रूर की थी। वो फट पड़ा, तो और क्या करता मैं? सच बोल के तो जान का अजाब गले में डाल लिया था मैंने। अगर वो इसी धोखे में खुश है तो यूं ही सही, मगर इसका अंजाम क्या होगा? दोनों इसके दोस्त थे, और वो किसी की भी बर्बादी नहीं देख सकता था। ये तो उसी से पूछो, मैं तो एक मर्तबा भुगत चुका हूँ। वह बेरुखी से बोला था। शादी क्यों नहीं कर लेते इससे? फरहान ने बागौर उसे देखा तो वह उसे घूरते हुए जताने वाले अंदाज में बोला,
बाबा की भतीजी बया के लाया हूँ मैं। मुझे शूट करने से पहले तो नहीं, हाँ बाद में शायद ज़रूर सोच लें। बाबा की भतीजी, फरहान के जहन में झमाका सा हुआ। ये सलाह तो वह बकसरत से इस्तेमाल किया करता था मासी में। इसके फरमान लाला की मंगनी बचपन ही से बाबा की भतीजी से तय थी और अजमीर खान बातों के दौरान जब भाभी की बजाय इसे बाबा की भतीजी कहकर बात करता तो फरहान इसका खूब रिकॉर्ड लगाया करता था। और अब तुम्हारा एक ही चचा है और इनकी एक इकलौती लाडली बेटी है जो तुम्हारे बाबा की भतीजी और फरमान लाला की मंगेतर थी। फिर ये तुम्हारे हिस्से में कौन सी भतीजी आ गई है? फरहान ने ना समझने वाले अंदाज में इसे देखा तो वह कदर तवक्कुह के बाद सपाट लहजे में बोला, फरमान लाला ने वही किसी कैनेडियन लड़की से शादी कर ली थी। मुझे अमेरिका से बुलवाने का यही मकसद था। बाबा की भतीजी की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी थी। सो मैं बाबा का शिमला ऊंचा करते हुए नहीं हिचकिचाया। फरहान शौक सा इसे दिखता रह गया। प्रीजे ने सच कहा था, वक्त तमाम कमियों के साथ जीना सिखा देता है। जिंदगी पहले जैसी तरोताज़ा और भरपूर न रही थी, मगर मामलात जिंदगी फिर से रवादवा हो चुके थे। मगर एहसन वाले की चहचहाटों को किसी की नज़र लग गई थी। एक महसूस किन खामोशी और गमजदा से तासुर ने सबको अपनी लपेट में ले रखा था। कोई भी हंसने मुस्कुराने या जिंदगी से कोई खुशी कुशीद करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ऐसे में अरूश की जिंदगी में हलचल मची तो वीरा फराज के नाम से। बड़ी अम्मी अरफा बेगम से अफसोस के बाद वो बलाज के साथ किसी मसले को ड्राइंग रूम में बैठी डिस्कस कर रही थी, जब वो छोटी अम्मी तहमीना बेगम के लाख घूरियों और घरकियों के बाद चाय लेकर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंची। अंदर से आती आवाज़ों ने इसके तजस्सुस को हवा दी तो वो अंदर जाने के बजाय ट्राली लिए वहीं कान लगाकर खड़ी हो गई। फराज से अलग होने का तो मैं कब से सोच रही थी, मगर तुमसे दोबारा मिलने के बाद तो मेरा हौसला मज़ीद मजबूत हुआ है। डोंट वरी वीरा, मैंने तभी तुमसे कहा था कि कोई भी कदम सोच समझ कर उठाओ, मगर तब फराज की चिकनी चिपड़ी बातों ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था और तुम एक प्यार भरा दिल तोड़कर इस बातों के चुपता करके पीछे हो ली। वो खुफी से कह रहा था। ठोकर खाकर अकल हाथ लगी है बलाज, लेकिन अब फिर से तुम्हारा साथ मिला है तो मैं फराज के साथ मजीद रहने की हमाकत नहीं करूँगी। तुम पेपर्स तैयार करो, मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ। वीरा ने इत्मीनान से जवाब दिया तो अरोज के वजूद में बेनाम सी सनसनी फैलती चली गई। ये सब की नाक के तले कौन सा खेल शुरू होने वाला था? और क्या वीरा ही वो लड़की थी जिसकी तस्वीरें बलाज सिकंदर ने आज भी अपने लॉकर के साथ साथ दिल में भी संभाल रखी थी? अगर तुम सिक्योरिटी वगैरह की प्रॉब्लम महसूस करो तो डोंट वरी, मेरा घर हाजिर है, वो कह रहा था। अरोज सुलगती हुई अंदर दाखिल हुई, लठमार अंदाज में सलाम किया और ट्राली रख के वापस पलटने लगी। चाय बनाकर जाओ अरोज, बलाज के तहमाना अंदाज ने इसे तिल मिलाने पर मजबूर किया, मगर बाद ने नख्वास्ता लब फैलाए मुस्कुराहट का तासुर देती पलटी और घुटनों के बल कारपेट पर बैठकर चाय बनाने लगी। चीनी, इसने वीरा से पूछा तो इसके बजाय बलाज सिकंदर बोला, मेरी तरह एक चम्मच। वो करके रह गई जैसे दोनों जुड़वा पैदा हुए थे ना। मेरी तरह, इसका जी चाहा ये सब आवाज़ बुलंद कहे, मगर इतनी हिम्मत कौन लाता? वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक और लड़की भी होती थी, लंबी हील और लंबे बालों वाली, वो जैसे याद करवा रहा था। और उस जो चाय बनाकर वहां से भागने के चक्रों में थी, अब आराम आराम से काम निपटाने लगी कि वहां तो बहुत काम की बातें हो रही थी। ओहो ज़ूबिया, अभी तक याद रखे हुए हो? वीरा हंसी थी। इसकी हरकतें ही ऐसी थी, वो भी हंस दिया। बिलखसूस तुम्हारे साथ, वीरा ने इंकशाफ किया। वो अकेली होती तो हैरत के मारे उछल ही पड़ती, मगर अभी इसने चाय बनाकर दोनों के सामने रखी और बलाज की चाय में वो 2 चमचे भर के चीनी डालना बिल्कुल नहीं भूली थी। हाँ, हंसते हुए बलाज ने वीरा को जरा सा घुरा और फिर अरूज से मुखातिब हुआ। बस तुम जाओ अब। वह सरतबा धड़ धड़ चलने लगी। ऐसा सलूक तो सब घर वाले बाजी प्यारी के साथ किया करते थे। काम निकाला और फारिग, वह जल्दी क्लिस्ती बाहर आई थी। सीधा हमारा के कमरे में गई जहाँ सिमल भी मौजूद थी। समझा लो अपने भाई को, मेरे मुंह ना लगा करे। इसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। जाते ही मजाइल की तरह सिमल के सर पर फटी तो वह बड़े आराम से बोली, ये रोमांटिक सी वारदात हुई कहाँ है? वो झटका खाकर इसे देखने लगी। क्या मतलब है? तेवर चढ़ाकर पूछा तो जिमल
मासूमियत से बोली, मुंह लगने का और क्या मतलब होता है? फिटे मुंह तुम्हारी सिमल, जैसा तुम्हारा भाई वैसी तुम खुद। अरोशी ने तैश में आकर तकिया उठाया और इसे दे मारा। अब वो ऐसी ढकी छुपी बात भी नहीं कर रही थी कि वो कोई समझ ना पाता। अमारा के चेहरे पर भी बहुत नर्म सा तासुर फैला था। खुद ही तो शिकायत कर रही हो और अब खुद ही बात पलट रही हो। इसने मुझे क्या अपनी ज़ाती मुलाजमत समझ रखा है? चाय लाओ, बनाओ, चलो अब जाओ। वह बाकायदा बिलाज के अंदाज की नकल करते हुए बोली तो सिमल से अपनी मुस्कुराहट छिपाना मुश्किल हो गया। ज्यादा गुस्सा तो चलो अब जाओ पे आया होगा, है ना? हमदर्दी से पूछा तो वो बेसख्ता बोली, तो और क्या है? फिर खसियाकर कहने लगी, मगर मैं कौन सा शौक में वहां बैठी थी? खुद ही तो ऑर्डर दिया था इनकी सास मोहतरमा ने। छोटी अम्मी को कह रही हो शर्म करो। जिमल ने इसे घरका था। सही कह रही हूँ, सबके रिश्ते उनसे जुड़े हैं। मेरे साथ तो बहू भाभी जैसी डांट टपट होती है। वह बरगश्ता सी कहती अमारा के पास नीम दराज हुई थी कि गुमसुम सी अब बैठी अमारा एकदम से चौंक गई। यहाँ मत लेटो अरू प्लीज, वो हिचकिचाते हुए बोली तो अरूश ने हैरानगी से पूछा, क्यों, यहाँ क्या है? जिमल इसे सवाल पूछने से रोकती रह गई। दरअसल अरीश को पसंद नहीं ये बात, ये इनकी जगह है ना, वो धीमे सुरों में बोली तो अरूश फिलफौर उठ गई। आई एम सॉरी। जिमल की आंखें नम होने लगी। अगर अरीश को अमारा पर जान छिड़कते देखा था तो अमारा ने भी बस जान देने की कसर ही छोड़ी थी। आज शाम को मैं घर जा रही हूँ और तुम लोग मुझे ड्रॉप करने जाओगी। जिमल ने माहौल बदलने की सही की थी। अभी न जाओ जिमल। अमारा परेशान सी होने लगी तो जिमल ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया। वहाँ मामा का ख्याल भी तो करना है, हानि घर को देखेगी। या मामा को फरहान परेशान हो गए। प्यार से कहा तो अब की बार इसने बात समझते हुए इस बात में सिर हिला दिया। फरहान भाई आ रहे हैं शाम में? अरूश ने पूछा। शायद कहा तो उन्होंने ही था, अब देखो अगर याद हो तो आ जाएंगे, वगरना मैं पैकिंग तो कर ही चुकी हूँ। लाज भाई या वलीद के साथ चली जाऊंगी। जिमल ने जवाब दिया था। रात के लिए कुछ पका दिया ना, मुझ पे छोड़कर मत चली जाना। अरूश को ख्याल आया था। जिमल ने मुतासवाना नजरों से इसे देखा। शर्म करो, ससुराल में भी रह रही हो, इतनी हड हरामी न दिखाया करो, बलाज भाई सीधा करके रख देंगे। पहले तो इन्हें मैं सीधा करूंगी। कमाल है, कहाँ की आशनाइयां निकाल के बैठे हुए हैं मसरूफ। अरूश अभी तक किलस रही थी। अरे वाह, देखा हमारा हमारी अरूश अक्लमंद हो रही है। इसे पता चल गया है कि शोहर की किन बातों को गिरफ्त में लेना चाहिए। जिमल ने इसे छेड़ते हुए कहा था। इस सारी गुफ्तगू का एक मकसद अमारा की जहनी तवज्जो बटाना भी था, जो कि एक मुश्किल मरहला लग रहा था। खबरदार, जो तुमने ये सगे इस्तेमाल किया मेरे लिए। अरूश गुराई थी मगर वो कतई मुतासिर नहीं हुई। शोहर को शोहर ही कहा जाता है, बीवी नहीं। जब तक मेरी रुखसती नहीं होती तब तक मैं इन्हें अपना शोहर नहीं मान सकती। वो बेसोचे समझे गुस्से से बोली तो जिमल की हंसी बेसाख्ता थी। यानी अब तुम रुखसती के इंतजार में हो? जिमल ने सर हिलाया तो वो चिढ़ गई। बहन होगी तुम अपने भाई की, मेरे साथ पंगे मत लो वरना तुम्हारे मियाँ को एतराज होगा, बेरुखी से कहती वो उठ खड़ी हुई थी। अल्लाह, जिमल ने बमुश्किल हंसी रोकी। अच्छा ठीक है, मैं काहे को ओखली में सर देने लगी, जाके 2 कप अच्छी सी चाय बना के लाओ। फजूल बहस से सर में दर्द कर देती हो। वो संजीदगी तारी करते हुए जिमल ने कहा, वो तो इसे उखली का मतलब नहीं पता था, वरना वो इतनी आसानी से इसकी जान छोड़कर चाय बनाने न चल देती। मगर कॉरिडोर से निकलते ही वो अपनी धुन में मगन चलती किसी से जा टकराई थी। नाक पे लगने वाली चोट शदीद थी, तभी तो आंखों में पानी भर आया। देख के नहीं चल सकते थे क्या? काफी आ करने के बाद इसे सामने वाले की खबर लेने का ख्याल आया, जिसने इसे गिरने से बचाने के लिए शानों से थामकर सहारा भी दिया था। मैं तो चल सकता हूँ मगर शायद तुम देख के भी नहीं चल सकती, बिलाज ने इत्मीनान से कहा तो इसने तड़पन कर अपने शानों पर से इसका हाथ हटाए। मुझे पता था ये आप ही होंगे। वो सुलग उठी थी। तो तुम मेरे ख्यालों में गुम चल रही थी? वो जैसे हैरान हुआ था। अरूश का जी चाहा अपना सर पीट ले। देखे मेरे मुंह मत लगे। वो बदतमीजी पर उतरने लगी थी, बिगड़ कर बोली। मगर वह हनूज पुरसकून था। पूरे 1.5 फुट के फासले पर खड़ा हूँ, इसे मुंह लगना तो नहीं कहते। लम्हा भर ही लगा था इसे इस जुबानी जुमले को समझने में, और वो नासमझी का तासुर देते हुए भी कानों तक लाल हो गई। हटे रास्ते से, गुस्से से कहा तो अब की बार वो डपटने वाले अंदाज में बोला, मेरी चाय में कितनी चीनी डाली थी तुमने? इतनी ही जितनी वकील साहब ने ऑर्डर की थी। वो चिढ़ गई थी इस तफ्तीश से।
मैं भी एक चमचे ही डाला करता हूँ, मगर कभी इतनी मीठी मीठी चाय नहीं बनी। वो इसे शकी नज़रों से देख रहा था और उसको कदरे सुकून हुआ। इंसान के अखलाक भी घुल जाते हैं साथ। ओहो! अगर ऐसा होता तो तुम्हारी बनाई चाय का रंग और मज़ा शायद तारकोल जैसा होता, वो कह रहा था। इतने बुरे अखलाक होते तो आपसे शादी कभी ना करती, वो भभक कर बोली थी। बहरहाल आइंदा से मेरी चाय में चीनी फ़कत 1 चम्मच। वो अंगश शहादत उठाकर बोला तो वो तनफन करती, पाँव पटकती किचन में चली गई। मगर दिल था कि राख हुआ जा रहा था। ये क्या खेल खेलना शुरू कर दिया है तुमने परिचय के साथ? फरहान की इससे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही थी। तीखे अंदाज में पूछा तो इत्मीनान से बोला, वही जो वो चाहती थी। फरहान चुप रह गया था, फिर कदरे तवक्को के बाद बोला, वो खेल खेलना नहीं चाहती स्टूपिड। मोहब्बत चाहती है तुम्हारी, फ़कत सरापे की नहीं बल्कि दिल की भी मांग रखती है तुमसे। मेरे अख्तियार में तो यही कुछ है। सो कर रहा हूँ वो यूं ही मुतमईन है तो यूं ही सही। और तुम? फरहान ने चुपती नज़रों से इसे देखा तो वो रंजीदगी के आलम में बोला, मेरा क्या है, जिंदगी ने मेरा कब सोचा है जो मैं इसके मुतालिक सोचूं। अब तो बुरी भली जैसी भी गुजर जाए अच्छी है। और शादी का क्या बनेगा? फरहान कदरे झिझका था। मैं सिर्फ परिजे को संभलने का मौका देना चाहता हूँ। बेवकूफ़ी पर उतर आई है वो, अजमेर ने जवाब दिया था। ऐसे बात संभलने की बजाय और बिगड़ेगी अजमेर। अभी तक तो वो तुम्हारी बेरुखी सह रही है, अब तवज्जो के अंदाज देखेगी तो इसके बाद किसी तलख हकीकत का सह पाना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल बल्कि क़यामत खेज साबित होगा। फरहान ने इसे समझाया था, बच्चा नहीं हूँ मैं और ना ही बेवकूफ़ हूँ, मगर जब वही पागलपन का मुजाहिरा करने पर उतर आई है तो बताओ मैं उसे और क्या कैसे समझाऊं। वो बेबस सा होकर बोला तो फरहान खामोश हो गया। फरीजे की मोहब्बत की शिद्दत और इसकी ज़िद से तो वो भी अच्छी तरह से वाकिफ़ था। इतने महीनों वो इसे समझा नहीं पाया था, तो अब अपनी मोहब्बत को सामने मुजस्मे हालत में पाकर वो कैसे समझती। और यूं भी दिल की मर्जी के खिलाफ की जाने वाली बात हज़ार दर्जा सच हो तब भी दिल को अच्छी नहीं लगती। अगर इसे ज़ातियात में दखल अंदाजी ना समझो तो तुमसे एक बात पूछूं। फरहान ने तहमीद बांध दी तो वो नाराज़गी से बोला, ऐसी कौन सी ज़ाती बातें रह गई हैं मेरी जिनसे तुम नावाकिफ़ हो? अब अगर तुमने शादी कर ही ली है तो निभाते क्यों नहीं? क्या तुम भी फरमान लाला की तरह इनसे ज्यादती नहीं कर रहे? फरहान ने संजीदगी से कहा तो इसका रंग फक पड़ा था। ये जिक्र इसे यूं ही तकलीफ पहुंचाया करता था। इसी जिक्र और याद से बचने के लिए तो इसने शहर को पनाहगाह बनाया था। मगर वक्त था कि पलट पलट कर इन्हीं लम्हों को आईने के सामने ला खड़ा करता था। सबको पता था कि ये शादी नहीं निभेगी, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। वो सुरखा चेहरे के साथ कह रहा था, बाबा जान ने इस सिलसिले में तुम्हें कुछ नहीं कहा? उन्होंने जो कहना करना था करवा लिया। इनके लिए इतनी तसल्ली काफ़ी है कि इनकी ज़ुबान की लाज रह गई, चाहे किसी ने भी रखी हो। मगर ज़िंदगी यूं तो नहीं गुजारी जाती अजमेर खान। फरहान को तासीफ हुआ था। इस कदर भरपूर मर्द और इस कदर अधूरी ज़िंदगी जी रहा था, इससे बढ़कर अफसोस और क्या होगा। मैं भी तो गुजार रहा हूँ इस ज़िंदगी को, वगरना इसने तो मेरी ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो फीके अंदाज में मुस्कुरा दिया, मगर अब तो मजीद उलझनों में डाल रहे हो खुद को। फरहान ने इसे वार्न किया था। जाने दो यारा, वो खुद धोखा खाना चाहती है। बहुत चाहा मैंने किस जज्बात का रुख मोड़ दूं, मगर वो बहुत सरफिरी है और मैं अपने सर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता। वो ज़बरदस्ती खुद को मुतमईन कर रहा था, मगर फरहान की तसल्ली नहीं हुई। और अगर इसने शादी करने का कह दिया तो पहले हकीकत बताकर अंजाम देख चुके हो, शायद बात किसी तरह लग ही जाती। मगर अब तो तुम सही मानों में फंदा तैयार कर रहे हो। फरहान इसके इरादों से मुतमईन नहीं था। ऐसे ना खुद चैन से जिएगी ना मुझे जीने देगी। बाकी जो रब ने चाहा वही हो जाएगा। अजमीर बेचैन होने लगा था। मैं तो बस समझा ही सकता था तुम दोनों को। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, खुदा बेहतर करे तुम लोगों के हक में। फरहान गहरी सांस भरता सीट छोड़कर उठ खड़ा हुआ। क्या बात है, आज जल्दी जा रहे हो? अजमेर ने उठते हुए पूछा तो वो बालों में हाथ फेरते हुए थके हुए से अंदाज में बोला, हाँ यार, आज सिमल को लेने जाना है। बहुत दिन हो चुके हैं, मामा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हानी फूफो और रानियां हैं तो सही, मगर इनसे भी ज़्यादा वो जिमल से अटैच हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अजमेर ने फौरन कहा था। बाहर आकर अजमेर अलविदाई कलमात कहता गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि फरहान अपनी गाड़ी में आ बैठा। अमारा के मुतालिक सोचते हुए वो फिर से आज़ादगी का शिकार होने लगा था, जो सच भी था।
जो सोचा भी नहीं था कुदरत ने वो वार कर दिया था। कोई संभलता भी तो क्यों करे और कैसे, कि वही कादर मुतालिक है, इसकी इसी की रज़ा में राज़ी रहना पड़ता है, चाहे जबरी से रहो या सब्र से। अमारा, तुम भी चलो हमारे साथ। फरहान ने दरहकीकत दिल से ये बात कही थी, मगर वो जाने क्या समझी, तेज़ लबो लहजे में बोली, क्यों, मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से? अच्छा है भाभी, बदलेगी तो फ्रेश हो जाएंगी। सीरत ने भी खुशगवार अंदाज में कहा था, मगर वो तो जाने किस ध्यान में थी। मैंने एक बार कहा ना, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, और मायके तो हरगिज नहीं। पता भी है कि अरीश को मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो यूं बदक रही थी जैसे वो इसे जबरदस्ती वहां से भेजने पर तुले हों। ओह भाभी, इसका जी नहीं चाह रहा तो ना करो जबरदस्ती, वैसे भी अभी इद्दत में है, कहीं भी आना जाना नहीं हो सकता। तहमीना बेगम मुदाखलत की तो वह मुतविज सी इन्हें देखने लगी। क्या मतलब है छोटी अम्मी, इद्दत से क्या मुराद है आपकी? इसके अंदाज में भी वह तो बेयकीनी उतर आई थी। बीवी हो अरीश के, इस घर में रहना मेरा हक है, और मैं कभी भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ अरीश रहते हैं, मैं भी यहीं रहूंगी। यहाँ अरीश रहते हैं, कहते कहते वो रोना शुरू हुई, फिर हज़ियानी अंदाज में उतर आई थी। वो सब परेशान से इसे संभालने को लपके तो वो बड़ी अम्मी की गोद में नंगी बच्ची की तरह म- मानित समट गई। अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। अरीश की दुल्हन बन के वो सिसक रही थी। हाँ मेरी बच्ची, किसने कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं है? मालकिन हो तुम यहाँ की, यहीं रहोगी तुम। उन्होंने बड़े सब्र जब्त से इसे संभाला और जिमल और फरहान को निकलने का इशारा किया, तो वो सबको सलाम करते बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठने तक वो जब तक हो चुकी थी। फरहान लम्हेजे गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अमारा की हालत इसकी जहनी कैफियत को मुतासिर कर रही थी। किस्मत के थपेड़े इसे कहाँ से कहाँ ले आए थे। खुदा किस कदर जालिम है, इसे जरा भी रहम नहीं आया हम पर। जमल तड़प रही थी। फरहान ने एक निगाह इसके आंसुओं से भिगे चेहरे पर डाली और संजीदगी से बोला, कुफरिया कलमात न कहें, वो रहीमो करीम है। बुजुर्गों बहतर है, जब हर जीरो को इसकी तरफ लौटना है तो फिर जल्द या बदेर का शिकवा करना क्या मानी रखता है। मगर हमारा, इस बेचारी की हालत देखी है आपने? इसका दिल अभी तक काबू में नहीं था। खुदा यकीनन हमसे बेहतर जानता है। फरहान ने बात ही खत्म कर दी थी। इतना मुतदिल होकर सोच लें तो सबको सब्र ना आ जाए। वह गहरी सांस भर कर रह गई। मगर अरीश की यादें साथ महज सफ़र थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीगता ही रहा। मामा के सामने ऐसे रिएक्ट करेंगी तो इनकी तबीयत मजीद बिगड़ेगी। फरहान ने दो तीन टिश्यू घसीट कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए तंभे अंदाज में कहा, तो इसने थैंक यू कहते हुए टिश्यू थाम लिए और चेहरा साफ करने लगी। खुद पे काबू पाना आसान तो नहीं, वहाँ भी सब मुझको हौसला करने को कह रहे थे, और यहाँ भी दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकती मैं। वो भीगी सुर्ख आंखों में शिकवा लिए हुए थी। सब्र करने से सब्र आता है, कोशिश करेंगी तो वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो जाएंगी। पैरों में रिश्तों की जंजीरें हों तो कदम ध्यान से उठाना चाहिए, आप सबका ख्याल करके। वो इसे बहला रहा था या समझा रहा था, मगर इसका आखिरी फिक्रा जिमल के दिल में गुड़ कर रह गया। इससे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये बात फरहान अगर कभी खुद पे लागू करता तो हालात कुछ और ही होते। हानिया, फराह बेगम और रानिया लॉन्ज ही में शास्ता बेगम के पास मिल गई। शास्ता बेगम ने जिमल को गले लगाते ही रोना स्टार्ट कर दिया, तो इससे भी खुद पर काबू पाना मुश्किल होने लगा। हानिया भी बेआवाज मुंह पर हाथ रखे रो दी। फरहान सूरत हाल का अंदाजा करते ही तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि जिमल खुद को संभालती शाइस्ता बेगम और हानिया को सब्र और हौसले की तलकीन कर रही थी। जारी है तो प्यारे रीडर्स, अब ये मत कह देना ये तो सज़ा ना हुई फरहान की कि अरीश को मार दिया, इसे तो अभी भी एहसास नहीं। अभी आगे नावल बहुत बड़ा है, इससे भी सज़ा मिलेगी और मुआफ़ी भी, मगर मज़ीद और बुरा बन जाए फरहान। अभी आप लोग फरीज़े की शादी इंजॉय करो और अरूश बलाज की नोक झोंक को, और मुझे तो अब इजाज़त, और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। Thanks for watching this video.